फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं एनिमल न्यूट्रिशन और आज का हमारा टॉपिक है स्टमक। स्टमक इज जे शेप्ड ऑर्गन। ये एक जे शेप्ड ऑर्गन है और कहाँ प्रेजेंट है? इट इज लोकेटेड इन आवर एब्डोमिनल कैविटी। हमारी एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड है, बिलो द डायफ्राम। डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड है। हमारे स्टमक को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट इज कार्डियक स्टमक। कार्डियक स्टमक वो पार्ट है स्टमक का जहाँ पे हमारी जो ईसोफेगस है वो ओपन करती है, यानी ये पार्ट अगर हम देखें, दिस पार्ट इज कार्डियक स्टमक। तो इस पार्ट को क्या कहा जाता है? कार्डियक स्टमक। सेकेंड पार्ट इज फंडस। फंडस जो है ये एक डोम शेप्ड पार्ट जो कि कार्डियक स्टमक से थोड़ा ऊपर की तरफ अगर हम देखें, ये सुपीरियरली प्रेजेंट है कार्डियक स्टमक के, और यहाँ पे गैस जो है वो स्टोर होती है। ये अगर स्टमक में कोई गैस वगैरह बनती है तो वो यहाँ फंडस पार्ट में स्टोर होती है। थर्ड पार्ट इज मेन पार्ट। मेन पार्ट जो है इसको हम क्या कहते हैं? कॉर्पस या बॉडी कहा जाता है। थर्ड पार्ट इज कॉर्पस और बॉडी, ये मेन पार्ट है स्टमक का। और लास्ट पार्ट जो है इसका, इट इज पाइलोरिक स्टमक। लास्ट पार्ट जो है पाइलोरिक स्टमक है, और पाइलोरिक स्टमक को फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है पाइलोरिक एंटरम जो कि कनेक्ट होता है स्टमक के साथ, और दूसरा जो है वो है पाइलोरिक कैनाल जो कि कनेक्ट होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। और यहाँ भी एक अपर्चर प्रेजेंट है, और ये अपर्चर जो है यहाँ से हमारा जो फूड है वो पास करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हमने देखा कि हमारे स्टमक में कितने अपर्चर्स प्रेजेंट हैं? 2 अपर्चर्स प्रेजेंट हैं। एक तो जहाँ ईसोफेगस ओपन कर रही है, और दूसरा जहाँ पे हमारा जो पाइलोरिक स्टमक है वो ओपन कर रहा है ड्यूडेनम में। और यहाँ दोनों जो अपर्चर्स हैं वहाँ अगर हम देखें तो दोनों अपर्चर्स जो हैं दे आर सराउंडेड बाय ए रिंग लाइक मसल, और उन रिंग लाइक मसल्स को स्फिंक्टर्स कहा जाता है जो कि इन अपर्चर्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं। तो 2 तरह के स्फिंक्टर्स हमारे स्टमक में प्रेजेंट हैं जो कि इसोफेगस की ओपनिंग को सराउंड कर रहा है, उसे कार्डियक स्फिंक्टर कहा जाता है, और जो दूसरा स्फिंक्टर जो हमारे पाइलोरिक अपर्चर को सराउंड कर रहा है उसको पाइलोरिक स्फिंक्टर कहा जाता है। तो ये 2 स्फिंक्टर्स जो हैं ये प्रेजेंट हैं। तो ये कार्डियक स्फिंक्टर की अगर हम बात करें तो ये कार्डियक स्फिंक्टर जो है, जैसे ही हम फूड ईट करते हैं तो ये कार्डियक स्फिंक्टर जो है ये ओपन होता है, रिलैक्स कर जाता है, और फूड जो है हमारा हमारे स्टमक में एंटर कर जाता है, और उसके बाद ये स्फिंक्टर जो है ये क्लोज हो जाता है। लेकिन ये जो कार्डियक स्फिंक्टर है ये इन्फेंट्स के अंदर वेल डेवलप्ड नहीं होता, यानी कि जो बच्चा 1 साल से छोटा है उसमें कार्डियक स्फिंक्टर जो है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता। और जब भी आपने अभी कभी नोटिस किया हो कि छोटे बच्चे को कई बार हम कुछ खिलाते हैं तो वो वापस रिगर्गिटेट कर देता है, उसको वापस उसको जो है वॉमिट कर देता है, तो वो किस वजह से है? क्योंकि उनका कार्डियक स्फिंक्टर जो है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है। तो ये 2 स्फिंक्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर स्टमक के अंदर हम देखें तो ये कुछ ट्रांसवर्स फोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं हमें। इन ट्रांसवर्स फोल्ड्स को हम र्यूगे कहते हैं, और ये जो ट्रांसवर्स फोल्ड्स हैं इनको क्या कहा जाता है? दे आर कॉल्ड र्यूगे। और जब फूड जो है वो एंटर करता है तो ये स्टमक का साइज जो है वो बढ़ जाता है, और ये र्यूगे जो है ये जो है स्ट्रेच हो जाते हैं ताकि वो फूड को अकोमोडेट कर सकें। स्टमक के अगर हम बाहर की तरफ देखें तो यहाँ एक जो है कनकेव सरफेस प्रेजेंट है, और इस कनकेव सरफेस को लेसर कर्वेचर कहा जाता है, जबकि ये जो लेटरल साइड है यहाँ पे कन्वेक्स जो ये मार्जिन प्रेजेंट है इसे ग्रेटर कर्वेचर कहा जाता है। और स्टमक में एक और अगर हम चीज़ देखें तो एक फोल्ड है पेरिटोनियम का। पेरिटोनियम का फोल्ड जो है वो हमारे स्टमक को कनेक्ट करता है, अटैच करता है हमारी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ। किसके साथ कनेक्ट कर रहा है? पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ। और ये एक्सटेंड कर जाता है, जो वैसे तो इसका काम क्या है कि कनेक्ट करना, हमारे स्टमक को पोस्टीरियर बॉडी वॉल के साथ ये कनेक्ट कर रहा है फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, लेकिन ये ग्रेटर कर्वेचर को एक्सटेंड कर देता है, यहाँ थोड़ा सा आगे की तरफ निकल जाता है, इसे ग्रेटर ओमेंटम कहा जाता है। और इसका मेन फंक्शन क्या है? ये फूड को स्टोर करता है और हमारे स्टमक को एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और इसलिए इसे पुलिसमैन ऑफ द एब्डोमेन भी कहा जाता है। फंक्शंस ऑफ स्टमक। तो स्टमक क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, आइए हम देखते हैं। फर्स्ट इज स्टोरेज ऑफ फूड। जो स्टमक है वो हमारे
फूड को टेम्परेरली स्टोर करता है। जो फूड हम ईट करते हैं वो स्टमक के अंदर जो ल्यूमन पार्ट है वहाँ स्टोर होता है। फूड ईट करने के बाद जो दोनों स्फिंक्टर्स हैं हमने डिस्कस किए, जैसे कि पाइलोरिक स्फिंक्टर और कार्डियक स्फिंक्टर, वो दोनों क्लोज हो जाते हैं और जो हमारा स्टमक है वो अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से जो फूड है वो स्मॉल पीसीज में टूट जाता है, यानी फूड की मैकेनिकल ब्रेकडाउन होती है और वो फूड जो है वो मिक्स हो जाता है गैस्ट्रिक जूस के साथ, जो कि सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं वो एक जूस रिलीज करते हैं और उस जूस को गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है, और इस प्रोसेस को, फूड का मैकेनिकली ब्रेक होना, इसको चर्निंग और ट्रिचुरेशन ऑफ फूड कहा जाता है। तीसरा मैंने अभी आपको बताया कि स्टमक जो है वो क्या रिलीज करता है, गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है। गैस्ट्रिक जूस जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो स्टमक में प्रेजेंट हैं वो रिलीज करते हैं, और इस गैस्ट्रिक जूस में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और वो एंजाइम्स फूड को जो है डाइजेस्ट करते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में जो है वो कन्वर्ट करते हैं। मेनली स्टमक में प्रोटीन्स की डाइजेशन होती है और इस ब्रेकडाउन को, डाइजेशन को केमिकल ब्रेकडाउन कहा जाता है, यानी फूड की जो है मैकेनिकल एज वेल एज केमिकल ब्रेकडाउन जो है वो होती है स्टमक में। इसके अलावा स्टमक जो है एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे गैस्ट्रिन कहते हैं, जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है ताकि वो अपना गैस्ट्रिक जूस रिलीज कर सकें। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर, कैसल्स गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर भी स्टमक में रिलीज होता है, और इस फैक्टर का क्या फंक्शन है, ये विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन जो है उसमें हेल्प करता है। अगर ये फैक्टर रिलीज नहीं होगा तो जो विटामिन B12 है वो हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, और जिसकी वजह से परनीशियस एनीमिया नाम की एक डिजीज जो है वो हमारे अंदर हो सकती है। स्टमक ऑफ रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स जो हैं उन एनिमल्स को कहा जाता है जो कड च्यू करते हैं, यानी जो जुगाली करते हैं। जो एनिमल्स कड को च्यू कर रहे हैं, जो जुगाली कर रहे हैं, उन्हें रूमिनेंट्स कहा जाता है। ये क्या करते हैं कि पहले जो फूड ईट करते हैं उसको क्विकली जो है वो ईट करते हैं और र्यूमन में उसको स्टोर कर लेते हैं, और उसके बाद जो है उस फूड को वापस रिगर्गिटेट करके उसको जो है वो कहाँ लेके आते हैं, इसोफेगस के थ्रू दोबारा उसे बक्कल कैविटी में लेकर आते हैं, और बक्कल कैविटी में एक कॉपियस सलाइवा, थिक सलाइवा जो है वो रिलीज करते हैं और उस फूड को दोबारा च्यू करके उसको फिर से जो है वो स्वेलो करते हैं। तो इसलिए इनको रूमिनेंट्स कहा जाता है। तो इसके जो स्टमक है कैटल्स का, उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड र्यूमन, सेकेंड इज रेटिक्यूलम, थर्ड इज ओमेसम एंड फोर्थ इज एबोमेसम। फर्स्ट पार्ट इज र्यूमन, सेकेंड रेटिक्यूलम, थर्ड ओमेसम एंड फोर्थ इज एबोमेसम। 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कुछ ऑथर्स इसके जो फर्स्ट 3 पार्ट्स हैं, यानी कि र्यूमन, रेटिक्यूलम और ओमेसम, इनको ये मानते हैं कि ये मॉडिफिकेशन है ईसोफेगस की, यानी कि ये पार्ट एक तरह से ईसोफेगस का पार्ट है, और सिर्फ एबोमेसम जो है वो ट्रू स्टमक है, क्योंकि ये HCl और एंजाइम्स जो है रिलीज करता है फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। लेकिन एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडीज से हमें ये पता चला है कि ये जो चारों पार्ट्स हैं, ये चारों पार्ट्स किसके पार्ट हैं, रियल स्टमक के पार्ट हैं। ये फर्स्ट 3 पार्ट्स ईसोफेगस के पार्ट नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट हमने कहा वो कौन सा है, र्यूमन। र्यूमन जो है इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक। जो भी वो फूड जो है क्विकली फेड फूड जो होता है वो सबसे पहले कहाँ जाता है, वो हमारे जो एनिमल्स हैं उसको कहाँ स्टोर करते हैं, वो उसको र्यूमन में स्टोर करते हैं। और र्यूमन में जो है फूड की मैकेनिकल एज वेल एज केमिकल ब्रेकडाउन होती है। मैकेनिकल ब्रेकडाउन जो है वो कैसे होगी कि फूड जो है उसको क्या करते हैं, ये फूड को जो है मैकेनिकली ग्राइंड करते हैं, चर्निंग जो है वो यहाँ पे होती है जैसे कि हमारे स्टमक में हो रही थी। और केमिकल जो ब्रेकडाउन है वो थोड़ी डिफरेंट है। वो डिफरेंट कैसे है कि यहाँ पे र्यूमन में कोई एंजाइम जो है वो रिलीज नहीं होता, यहाँ पे कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, और वो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो हैं वो क्या करते हैं, वो एंजाइम्स रिलीज करते हैं। सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ सिलिएट्स हैं जो कि र्यूमन में प्रेजेंट हैं, और ये जो हैं ये एंजाइम्स रिलीज करते हैं जिसका नाम है सेलुलेज, और वो सेलुलेज जो है उस फूड को डाइजेस्ट करता है।
और उसको डाइजेस्ट करके उसमें मेनली जो सेलुलोज प्रेजेंट है उसको वो डाइजेस्ट करके स्मॉल चेन फैटी एसिड जैसे कि एसिटिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, इनमें वो तोड़ देता है, यानी इनमें डाइजेस्ट कर देता है। और इस डाइजेशन को माइक्रोबियल डाइजेशन कहा जाता है, क्योंकि ये डाइजेशन किसकी वजह से हो रही है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो रही है, तो इसे माइक्रोबियल डाइजेशन कहा जाता है। और ये अगर हम देखें तो ये जो एसिड्स यहाँ प्रोड्यूस हुए इनको फिर न्यूट्रलाइज करते हैं, जो कि सलाइवा में बाइकार्बोनेट आयंस प्रेजेंट होते हैं वो इनको न्यूट्रलाइज करते हैं। और उसके बाद जो है ये जो फूड है जो उन्होंने ईट किया था वो हार्ड होता है, वो अब यहाँ पे क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, जिसे कि पल्प कहा जाता है। और उसके बाद मैंने आपको बताया जब इस फूड को थोड़ा सॉफ्ट हो गया उसके बाद वो फूड जो है उसको कहाँ दोबारा लेके जाते हैं, बक्कल कैविटी में, वहाँ पे इसको दोबारा च्यू किया जाता है और इस फूड को फिर वो पास करते हैं रेटिक्यूलम में। और रेटिक्यूलम से ये देखिए यहाँ दोबारा जो है ये फूड गया बक्कल कैविटी में, डाइजेस्ट हुआ, वहाँ दोबारा जो है उसको च्यू किया और च्यू करने के बाद उसको फिर जब उसको स्वेलो करते हैं तो दोबारा फूड कहाँ जाता है, पहले ये रेटिक्यूलम, रेटिक्यूलम से वो जाता है ओमेसम जो है वहाँ जाता है। और ओमेसम जो है, ओमेसम में फूड जो है वो कंसंट्रेट होता है, यहाँ वाटर की और बाइकार्बोनेट आयंस की एब्जॉर्प्शन होती है, जिसकी वजह से वो फूड कंसंट्रेट हो जाता है और वो फिर जाता है एबोमेसम में। और एबोमेसम जो है यहाँ ग्लैंडुलर एपिथेलियम प्रेजेंट होती है और ये जो है HCl और गैस्ट्रिक एंजाइम्स जो हैं वो रिलीज करते हैं और ये एक तरह से ट्रू स्टमक है जहाँ पे फूड की प्रॉपर डाइजेशन होती है। हम स्टमक से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टमक जो है यहाँ मेन डाइजेशन किसकी होती है, प्रोटीन्स की, और साइज जो है स्टमक का वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि प्रोटीन कंटेंट हमारी डाइट में कितना है। अब अगर हम कार्निवोरस एनिमल्स की बात करें तो उनकी डाइट में प्रोटीन कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है, इसलिए उनका स्टमक साइज भी जो है वो लार्ज होगा एज कंपेयर टू हर्बीवोर्स एनिमल्स। और लेबियो, लैम्प्रे एंड हैगफिश, इनमें स्टमक एब्सेंट होता है। आइए अब हम एक कंडीशन देखते हैं कि जिसमें अगर हमारा लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर यानी कि कार्डियक स्फिंक्टर जो है वो प्रॉपरली क्लोज नहीं होता जब फूड स्टमक में एंटर कर चुका है, यानी जब हम फूड ईट कर चुके हैं उसके बाद अगर हमारा कार्डियक स्फिंक्टर, जिसे लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर भी कहा जाता है, ये प्रॉपरली अगर क्लोज नहीं होगा तो क्या होगा, जो हमारे स्टमक के कंटेंट्स हैं वो रिफ्लक्स करेंगे और बैक जो है वो हमारे इंफीरियर पोर्शन ऑफ इसोफेगस में जो है वो पास हो जाते हैं। इस कंडीशन को गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज या GERD भी इसे शॉर्ट में कहा जाता है। और इससे क्या होगा कि जो स्टमक से जो कंटेंट हमारे इसोफेगस में आया है उसमें क्या प्रेजेंट है, HCl, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस में HCl होता है। ये HCl स्टमक की वॉल को इरिटेट करेगा और इस इरिटेशन की वजह से हमें एक बर्निंग सेंसेशन जो है वो फील होती है, जिसे हर्ट बर्न कहा जाता है। और इसे हर्ट बर्न क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कहाँ फील होती है, नियर द हर्ट, लेकिन इसका हार्ट प्रॉब्लम से कोई किसी तरह का रिलेशन नहीं है। हार्ट बर्न सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फील हो रही है नियर द हार्ट। अगर कोई पर्सन अल्कोहल ड्रिंक करता है या स्मोक करता है तो और उसे ये GERD की प्रॉब्लम है, तो ये जो है क्योंकि अल्कोहल और स्मोकिंग जो है उसे रिलैक्स कर देती हैं, जो हमारा लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है, और उसको रिलैक्स करेंगी, तो जिससे ये GERD की प्रॉब्लम और ज़्यादा जो है बढ़ सकती है। और GERD जो है हो सकता है ये कैंसर ऑफ इसोफेगस की वजह से भी हो, जो है उसके साथ भी ये एसोसिएटेड है। आइए एक और कंडीशन हम देखें, पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस में क्या होता है कि जो पाइलोरिक स्फिंक्टर हमने डिस्कस किया था, जो स्टमक से जो है हमारी जो ओपनिंग है जो लीड करती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ प्रेजेंट है, और ये अगर नैरो हो जाता है तो इस कंडीशन को पाइलोरिक स्टेनोसिस कहते हैं और इसको फिर सर्जिकली ही करेक्ट किया जाता है। और इसका मेन सिम्टम क्या है कि प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, जो इन्फेंट है वो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, मतलब जो उसका वोमिटस होगा वो इन्फेंट से थोड़ा दूर जो है स्प्रे करता है, उसको एकदम से जो है डिस्टेंस पे जो है वो उसको जो है रिलीज करता है। और अगर लास्ट पॉइंट हम देखें कैमल और डियर, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया रूमिनेंट्स का स्टमक, तो कैमल और डियर में ओमेसम पार्ट जो है वो नहीं होता, वहाँ सिर्फ 3 ही पार्ट्स जो हैं वो स्टमक के प्रेजेंट होते हैं, जो कि र्यूमन,
रेटिकुलम और एबोमेसम, ओमेसम पार्ट जो है वहाँ पे एब्सेंट है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने स्टमक के बारे में डिस्कस किया, और अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर कोई फिर भी आपका डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ उसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।